हेमलेट है ना। हेमलेट के बारे में बात कर रहे थे, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम इसकी थीम्स के बारे में बात करेंगे, कुछ जरूरी थीम्स जो हेमलेट में हमें देखने को मिलती हैं। वन बाय वन हम उनके ऊपर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, रिवेंज इज रिवेंज एंड जस्टिस, ये एक मेजर थीम है। रिवेंज कैसे? लाइटस रिवेंज लेने का प्रयास कर रहा था, हैमलेट रिवेंज लेने का प्रयास कर रहा था। वही अंत में जस्टिस तो क्या ही हुआ, आप कह सकते हैं कि हैमलेट की इनडिसिसिवनेस ने उसको खुद को तो मारा ही मारा, उसके चक्कर में उसकी माँ भी मारी गई। अगर शुरू में उसने पूजा करते वक्त अगर मार दिया होता क्लॉडियस को, तो इतना सारा मसला ही खड़ा ना होता। जस्टिस तो क्या ही है, जस्टिस कराने की कोशिश की जा रही है कि उसके पिताजी चाहते हैं हेमलेट के, किंग हेमलेट चाहते हैं कि मुझे जस्टिस दिलाओ, है ना, किंग क्लॉडियस को मारो, है ना, ऐसा जस्टिस। अब अपीयरेंस रियलिटी भी एक बहुत अच्छी थीम है इसमें। अपीयरेंस कैसे? किंग क्लॉडियस वाज presenting himself as a good human being, noble human being. Altogether, it wasn't reality. In reality, he was a murderer of the father of प्रिंस हेमलेट, है ना कहीं उसने प्रिंस हेमलेट के पिताजी को मारा था। तो रियलिटी कुछ और है, अपीयरेंस कुछ और है ना। तो अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, एक ये भी थीम हो सकती है। तीसरी जो थीम है वो है करप्शन एंड डिके, है ना। करप्शन एंड डिके ऐसे कि उसने जो है अपने भाई को मार दिया, है ना, थ्रोन असर्व करने के लिए। उसके बाद में साम्राज्य में डिके सा फैला हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कासल है उसके इधर उधर भूत घूम रहे हैं, है ना। तो ये इनका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल डिके हो रहा है ना। अब मैडनेस रियल एंड फेंड, ये भी एक थीम है। किस प्रकार से प्रिंस हैमलेट प्रोजेक्ट करता है कि वो एक पागल है, ऑल टुगेदर वो पागल था नहीं, है ना, है ना। अगली थीम है मोर्टेलिटी एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। मोर्टेलिटी ऐसे, किंग हैमलेट एक्सेप्ट कर लेता है कि मौत तो सबको आनी है ना। और जो मीनिंग है, द मीनिंग ऑफ लाइफ ये है कि वी ऑल आर टेंड टू डाई, नो वन इज इमोर्टल इन दिस वर्ल्ड, है ना। ऐसे करके वो लाइफ का मीनिंग जान लेता है कि जीवन कुछ नहीं है, कुछ पलों का है, उसके बाद सबको जाना है। एक्शन एंड इन एक्शन, एक्शन कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करता है लाइटस को, साथ ही साथ फोर्टेनब्रास को। वहीं इन एक्शन प्रेजेंट करता है प्रिंस हैमलेट को, है ना। तो कुछ ये थीम्स हैं। साथ ही साथ यदि और आगे और थीम्स देखें तो वो कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, फैमिली लव बिट्रायल, है ना। फैमिली किसकी? हैमलेट की, है ना। लव ये ऑफिलिया से करता था। बिट्रायल, इसके अंकल ने बिट्रे किया, इसकी माँ ने हैमलेट को बिट्रे किया। कैसी शादी कर ली अंकल क्लॉडियस से। रिलीजन के बारे में, किस प्रकार से क्लॉडियस बैठ के मंदिर में पूजा कर रहा था, है ना। सिन ऐसे, कैसे उसने क्लॉडियस ने प्रिंस हेमलेट के पिताजी को मारा। आफ्टर लाइफ की फिलोसफी में, जब वो सॉलिलोकी बोलता है ना, टू बी और नॉट टू बी, टू डाई और नॉट टू डाई, तो उसमें एक बार को वो कहीं ना कहीं इंक्लाइंड हो जाता है डेथ की तरफ। लेकिन बाद में उसको आती है कहीं ऐसा ना हो डेथ के बाद की स्थिति आज की स्थिति से भी क्रिटिकल हो, तो उसके बाद वो मरने का ओपिनियन छोड़ देता है। तो ऐसा कुछ इस प्रकार से ये मेजर थीम्स हैं इस वर्क में। अब हमको पता होना चाहिए मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड लाइन्स फ्रॉम हैमलेट। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत जरूरी है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये किस कैरेक्टर ने किस एक्ट में कही है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आज हम इस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे, है ना। तो ये टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, ये सोलिलोकी है ना। और कहाँ आती है ये सोलिलोकी? आपकी आती है एक्ट 3 के सीन 1 में, भूलना नहीं है। इसको बोला है हेमलेट ने, है ना। एक्ट 3 के सीन 1 में हेमलेट ने बोला है टू बी और नॉट टू बी। ये पहली सोलिलोकी है ना इस प्ले की, है ना। मीनिंग, हेमलेट कंटेम्पलेट्स लाइफ वर्सेस डेथ, ना। हेमलेट कहीं ना कहीं सोचने का प्रयास करता है कि जीवन और मौत का जो कहीं ना कहीं संघर्ष है ना। एग्जिस्टेंस वर्सेस सुसाइड, कि मुझे रहना चाहिए या मर जाना चाहिए। आस्किंग वेदर इट इज नोबलर टू एंड्योर सफरिंग और टू एंड वंस लाइफ, इस सफरिंग को मैं फेस करूं या फिर खुद को बलिदान कर दूं, है ना, खुद को मतलब मार लूं।
सुसाइड कर लूँ। अगली जो फेमस लाइन है जो पूछी जा सकती है जिसकी संभावना है वो है ये, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, है ना। एक्ट 1 की सीन 4 में ये आता है ना। मार्सिलस बोलता है जब ये कहीं ना कहीं घोस्ट हेमलेट को देखता है उसके बाद में, है ना। सैड आफ्टर सीइंग द घोस्ट ऑफ किंग हेमलेट, मीनिंग है करप्शन इज फेस्टरिंग इन डेनमार्क पॉलिटिकल एंड मोरल सिस्टम, मोरल डिग्रेडेशन और पॉलिटिकल डिग्रेडेशन हो गया। याद रखना, भूलना नहीं है, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क एक्ट 1 के सीन 4 में मर्सिलस ने कहा है ना। फ्रेलिटी दाई नेम इज विमेन, है ना। एक्ट 1 सीन 2 हेमलेट बोलता है, भूलना नहीं है ना। एक्ट 1 सीन 2 हेमलेट बोलता है फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, भूलना नहीं है। हेमलेट्स आउट्स क्राई है ना अगेंस्ट हिज मदर गर्ट्रूड्स क्विक मैरिज टू क्लाउडियस, है ना, इसलिए दुखी हो रहा है। मीनिंग ही क्रिटिसाइजेस वीमेन स्पेशली गर्ट्रूड एज वीक एंड मोरली फ्रेल लेडी, है ना। तो ये भी फ्रेलिटी दाई नेम इज वीमेन, ये एक्ट 1 सीन 2 की लाइन है, हेमलेट ने अपनी माँ से बोली है। तो दिस बी मैडनेस येट देयर इज मेथड इन इट, है ना। ये पोलोनियस की लाइन है, एक्ट 2 के सीन 2 में कहता है ना कि ठीक है ये पागल है फिर भी ये कुछ ना कुछ तो इसमें मतलब ऐसा हिडन है, इसको ऐसा डाउट होता है ना। तो ये ऑब्जर्व कर रहा है हेमलेट के स्ट्रेंथ बिहेवियर को, इसका मतलब है मीनिंग इन हेमलेट्स मैडनेस देयर सीम्स टू बी लॉजिकल पैटर्न हिंटिंग एट समथिंग, है ना। ध्यान रखना, ये भूलना मत, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं थोड़ा फास्ट हो गया हूँ तो वीडियो रोक के देख लेना। हिंटिंग एट एंटिक डिस्पोजिशन, है ना, डिस्पोजिशन। द प्लेस द थिंग वेयर इन आई कैच द कंसाइंस ऑफ द किंग, है ना। जब प्ले कहीं ना कहीं वो स्टेज करवाता है ना, तो ये एक्ट 2 सीन 2 की लाइन है, हेमलेट बोलता है जब वो प्ले इनेक्ट करवाएगा तो उससे वो कंसाइंस पकड़ लेगा, फेशियल एक्सप्रेशन पकड़ लेगा किंग की, ये वही लाइन है ना। इसको हेमलेट ने बोला एक्ट 2 सीन 2 में, याद रखना, बोलना। व्हाट अ पीस ऑफ मैन इज अ मैन, ना, सॉरी, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन, ये भी एक्ट 2 सीन 2 से हेमलेट बोलता है, मीनिंग है मैन इज नोबल एंड रेशनल इन थ्योरी yet to Hamlet human life seems meaningless and disappointing, है ना। कोई थोड़े से इसके डिप्रेशन के ट्रेट्स थे इसके अंदर, है ना। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, फेमस, याद रखना, हेमलेट की लाइन है, एक्ट टू सीन 2 से बोलना। गेट दी टू ननरी, है ना, एक्ट 3 सीन 1। हेमलेट ऑफेलिया से कहता है कि जाओ ननरी में चले जाओ, कॉन्वेंट में चले जाओ, रिजेक्ट कर देता है उसको। मीनिंग इसका क्या है, Hamlet cruelly rejects Ophelia, suggesting she should go to a convent, or some argue calling her corrupt and unfit for marriage. रिजेक्ट कर देता है उसको। Alas, poor Yorick, I knew him, Horatio। ये ग्रेव डेगर सीन के आसपास का सीन है, एक्ट 5 सीन 1 है। हेमलेट बोलता है किससे, होरेशियो से। सैड वाइल होल्डिंग द स्कल ऑफ यूरिक द किंग्स जेस्टर, ये वही यूरिक है जिसने कभी हेमलेट को खिलाया था, है ना, कोर्ट में। तो उसका स्कल हाथ में पकड़ता है और होरेशियो से कहता है कि अलास, ये दुख के लिए व्यक्त किया जाता है अलास, ये शब्द का इस्तेमाल होता है। अलास पुअर यूरिक आई न्यू हिम होरेशियो, ऐसे पकड़ बोलता है कि मैं जानता था होरेशियो इसको, है ना। तो ये एक्ट 5 सीन 1 की लाइन है, बोलना मत, है ना। तो इसमें वो रिफ्लेक्शन करता है इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, कि डेथ तो आनी है, मौत तो आनी है।
देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन सोच चीजों को वैसा बनाती है ना। ये शेक्सपियर साहब की बहुत बड़ी कोटेशन है ना। एक्ट टू सीन टू से है, हेमलेट बोलते हैं इसको। रियलिटी इज shaped by perception, morality and values are subjective because they varies person to person, है ना। वो बदलती हैं पर्सन टू पर्सन। ये देखिए, द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच मे थिंक। एक्ट 3 के सीन 2 की लाइन है, क्वीन गर्टरूड बोलती है, रेफर्स टू द प्लेयर्स क्वींस एक्सेजरेट वो ऑफ लॉयल्टी इन प्ले विद इन द। तो जो क्वीन गर्टरूड होती है ना, वो कहीं ना कहीं अपने ही कैरेक्टर को ड्रामा में देख रही होती हैं। तो उस कैरेक्टर को देख के कहती हैं द लेडी डू प्रोटेस्ट टू मच। मी थिंक, मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो लेडी है उसने बहुत ज्यादा ही प्रोटेस्ट दिखा दिया। मैं ऐसा सोचती हूँ, कैरेक्टर को देख के बोल रही थी, खुद के कैरेक्टर को, है ना, प्ले में द मर्डर ऑफ कंजालू में, है ना। मीनिंग है ओवरडन प्रोमिस ऑफन साउंड्स इनसिंसियर, है ना। अब ये 11वां कोटेशन है आपके सामने। नाउ क्रैक्स अ नोबल हार्ट, गुड नाइट स्वीट प्रिंस। ये जो गुड नाइट है ना, ये मरने वाला है। कि वही व्हेन आई डाई देन आई विल इटर्नली अवेक, है ना, ऐसा करके कुछ, कि जब मैं मरूंगा तो एक मैं हमेशा के लिए जग जाऊंगा, फिर कभी मौत ही नहीं होगी, जब सोल रह जाएगी, बॉडी हट जाएगी। तो नाउ क्रैक्स अ नोबल हार्ट, गुड नाइट स्वीट प्रिंस, एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स सिंग दी टू द रेस्ट, है ना। एक्ट 5 के सीन 2 से होरेशियो कहता है, स्पोकन आफ्टर हेमलेट्स डेथ, है ना, हेमलेट मर जाता है उसके बाद। मीनिंग है अ मूविंग फेयरवेल, हेमलेट डाइज एज अ ट्रेजिक बट नोबल फिगर। तो ये कुछ कोटेशन थी जो जरूरी थी हमारे लिए जानना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। मैं समझता हूँ हेमलेट अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, जितना मुझे पता है। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई क्वेश्चन जा सकता है। मैंने 99% कोशिश करी है, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं वो मैंने आपको बताई हैं। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।